नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है यूपीपीसीएस 2025 के लिए। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को। यहाँ पर आपको अपने आंसर्स को किस तरीके से लिखना है ये भी बताया जाएगा। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा आपको, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। क्या दिया गया है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। किम्बर्ले हीरा खनन के लिए फेमस है, डोनबास कोयला खनन के लिए फेमस है। तो यहाँ पर आपको बताना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही दिया है। किम्बर्ले की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका में ये डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है, ठीक है। और डोनबास की बात करेंगे तो ये यूक्रेन में कोल माइनिंग के लिए फेमस है। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया? सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखिए किम्बर्ले जो है वो साउथ अफ्रीका में के उत्तरी केप प्रांत की राजधानी भी है और यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब क्लास यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एंथ्रासाइट कोल हमें कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि एंथ्रासाइट जो है वो बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, ठीक है। तो ये भारत में कहाँ मिलते हैं? तो जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में। इसी तरीके से परीक्षा में एक प्रश्न बनता है कि कोयला मुख्यतः हमें कहाँ से मिलता है? तो गोंडवाना रेंज से, याद रखिएगा। और जब हम मिनरल्स की बात करेंगे तो मिनरल्स हमको धारवाड़ रेंज से मिलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चीजें थी तो वो भी मैंने आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है, तो दोनों को सुमेलित करना है। यहाँ पर स्थानीय पवनों की बात की गई है, तो देखिए शामल, सिमुन, मिस्ट्रल और बुरान। तो इसको मैच करिए। मिस्ट्रल की अगर हम बात करेंगे तो वो फ्रांस में चलती है, ठीक है, बहती है ये हवा। तो सी का फर्स्ट 2 जगह दिया गया है, वेरी गुड। फिर हम शामल, सिमून और बुरान की बात करेंगे। जो यहाँ पर शामल है या सिमून है, हम देखते हैं सिमून आपकी सहारा और अरेबियन मरुस्थल में चलती है, बहती है। तो बी का फोर्थ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बी आपका आंसर भी होगा। शामल की बात करेंगे तो इराक हो जाएगा, ठीक है। और बुरान की बात करेंगे हम तो रूस हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है बी है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये लोकल विंड्स की बात यहाँ पर की गई है और आपके परीक्षा में यहाँ से कई बार प्रश्न बने भी हैं, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स जो मेरे दिमाग में अभी आ रही हैं वो मैं आपको बता दूं, जैसे चीनुक कहां पर चलती है? ये यूएसए में कोलोराडो और रॉकी में, ठीक है, परीक्षा में पूछा गया है। फिर इसी तरीके से हम देखेंगे तो आपका है सिरोको, ये सहारा में। फिर मिस्ट्रल, अभी हमने देखा यहां पर मिस्ट्रल, बुरान रूस पे हो गया, सिमुन सहारा और अरेबियन में हो गया, सामन आपका इराक में हो गया। और कौन सा है? टेलर जो है वो पेरू और चिली में, ठीक है, याद रखिएगा। नॉर्वेस्टर की बात करेंगे तो वो हमारे भारत में, इंडिया में। और ब्लैक रोलर की अगर हम बात करेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका में। तो इतना और याद कर लीजिएगा क्लास। लोकल विंड से रिलेटेड आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं तो महत्वपूर्ण है, ये एक जगह नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप
क्या करिए, गूगल पे जाइए, लोकल विंड सर्च करिए, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, उसको पढ़ लीजिएगा। परीक्षा में कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न, भारतीय संसद के घटक क्या हैं? तो इंडियन पार्लियामेंट की बात की गई है, ठीक है। तो इसके घटक क्या क्या हैं बताइए। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो हम लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसका आपका घटक क्या हो जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। बी आपका सही उत्तर है। ये एक आसान सा प्रश्न है, ये बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जब हम अनुच्छेद 79 की बात करते हैं तो उसमें इंडियन पार्लियामेंट की बात की जाती है, और वहीं पर दिया गया है कि इसके 3 अंग हैं। 3 अंग में राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा है, ठीक है। लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है। आपको पता है राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकती है, लोकसभा डिसॉल्व कर सकती है। राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है। जल्दी जल्दी में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते 5 साल लिखा रहता है, आप टिक लगा के चले आते हैं, नहीं, 6 साल का होता है। और यहाँ पर आपका टेन्योर कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। ये सारी चीजें हमने पहले भी डिस्कस की है और आगे भी डिस्कस करते चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं। चलिए अब 4th प्रश्न को हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। एक तरफ आपको राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ लोकसभा की सीटें दी गई है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान। तो देखते हैं वेस्ट बंगाल में कितनी सीटें हैं? 42 सीटें हैं। ए का सेकंड हो गया, ए का सेकंड 2 जगह दिया गया है, वेरी गुड। तेलंगाना की बात हम करेंगे तो तेलंगाना में 17 सीटें हैं, याद रखिएगा। तो बी का थर्ड हो गया, बी का थर्ड। इसके बाद हरियाणा की हम बात करेंगे तो हरियाणा में 10 सीटें हैं और राजस्थान में 25 सीटें हैं। तो उत्तर आपका सही क्या हो गया? ए आपका सही उत्तर हो गया। देखिए क्लास, यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बनता है, ठीक है, कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। अगर आप पास्ट ईयर का पेपर देखेंगे तो उसमें प्रश्न बना हुआ है। अब यहाँ पर एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जब हम बात करेंगे तो ये आपका यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर कितनी सीटें हैं? 1 सीटें हैं, ठीक है, 1 सीट है। देख लीजिए यहाँ पर कितना दिया है, 1 सीट दिया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कितनी है? 25 है, याद रखिएगा। दिल्ली की बात करेंगे तो 7 सीट है। अरुणाचल प्रदेश में 2 है, असम में 14 है, ठीक है। बिहार में देखिए कितनी है? 40 है। इंपॉर्टेंट है ना, बिहार याद रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की बात करेंगे तो 1 सीट है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो 11 सीट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ में 1 सीट, छत्तीसगढ़ में 11 सीट, याद रखिएगा। बिहार में 40 सीट, वेस्ट बंगाल में 42 सीट्स। अभी हम देखेंगे आगे। अब यहां पर देखिए आप, हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में 10 सीटें हैं, अभी हमने देखा। गुजरात में 26 सीटें हैं, गोवा में 1 सीट है, कर्नाटक में 28 सीट है, याद रखिएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर का याद रख लीजिएगा, कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं। पंजाब में 13 सीटें हैं और राजस्थान में 25 सीटें हैं। अभी हमने देखा राजस्थान में 25 सीटें, हरियाणा में 10 सीटें थी ना, तेलंगाना में 17 सीटें थी। ये देखिए तेलंगाना में कितनी सीटें? 17 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल में कितनी सीटें हैं? 42 सीटें हैं, ठीक है। और बिहार में कितनी थी? 40 सीटें थी। उत्तर प्रदेश में हमारे 80 सीटें हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद तमिलनाडु में देखेंगे तो 39 सीट है। इसको आप 2-3 बार याद करेंगे ना, पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी, उसके लिए चिंतित मत रहिएगा। लेकिन यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बनता है तो लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं एक बार जरूर देख लीजिएगा क्लास। ये क्वेश्चन कहने को तो बड़ा अजीब सा लगता है कि अब सीटें याद करें, लेकिन क्या किया जाए, आपके परीक्षा में पास्ट ईयर्स में पूछा गया प्रश्न है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहां पर अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। तबकाते नासरी की बात की गई है, तारीखे फिरोज शाही की बात की गई है, फुतुवस सलातीन की बात की गई है और कामिल उत तवारिक की बात की गई है। तो इसको मैच करना है। तो देखिए क्लास, जब हम तबकाते नासरी की बात करेंगे तो इसको मिन्हाज द्वारा लिखा गया है, मिन्हाज उस सिराज द्वारा। तो ए का सेकंड,
ए का सेकंड 2 जगह दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ए का अगर सेकंड है तो सी का फर्स्ट है, ये भी हमको पता चल गया, हम तुरंत मैच कर लेंगे। तो फुतुह सलातीन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? अब्दुल्ला मलिक इसामी द्वारा। ठीक है, अब्दुल्ला मलिक इसामी द्वारा। अब बच्चा हमारे पास कौन कौन सा? तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया है? बर्नी द्वारा लिखा गया है। तो बी का थर्ड हो गया। और लास्ट वाला आपका बच्चा कौन सा? कामिल उत तवारिक। तो ये किसके द्वारा लिखा गया? शेख अब्दुल हसन द्वारा। तो सही उत्तर डी हो गया। देखिए, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नासिरी जो है वो सिराज द्वारा लिखा गया है, पूरा पूरा नहीं याद रहता है। ठीक है, बस आप ऐसे याद करिए, जो नासिरी जो है वो सिराज द्वारा लिखा गया है। ठीक है, देखो सी यहाँ पे नासिरी, तो सिरी दिख रहा है, तो ये सिराज द्वारा। नासिरी किसके द्वारा? सिराज द्वारा, नाम ही में दिख रहा है। ठीक है, फिर तारीखे फिरोज शाही की बात करेंगे तो बर्नी द्वारा लिखा गया, बस इतना ही याद रखिए ऐसे करके। फिर फुतुह सलातीन की बात करेंगे तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपका अब्दुल्ला मलिक इसामी द्वारा लिखा गया है। तो अब्दुल्ला इसामी द्वारा लिखा गया, ऐसे करके याद रखेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो फिर भूल जाता है ये सब परीक्षा में। तो डी आपका सही उत्तर है। छठवां प्रश्न देखते हैं, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहां पर स्थित है? डायरेक्ट प्रश्न है कि सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? तो बताइए, मध्य प्रदेश में है? नहीं। उड़ीसा में है? नहीं। महाराष्ट्र में है? नहीं। छत्तीसगढ़ में है? हाँ। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है 6th का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन गलत है? तो आपको बताना है। देखिए, सेवा समिति आपकी 1914 में फॉर्म हुई थी, दिया है। फिर सोशल सर्विस सदन जो है वो आपका 1911 में फॉर्म हुआ था। पूना सेवा सदन 1909 में। फिर लास्ट में दिया है मद्रास हिंदू एसोसिएशन 1893। तो अब आप बताइए इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? तो ए, बी, सी, डी में से आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है ए। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। ये 1893 में नहीं, ये 1892 में गठित हुआ था। ठीक है, तो ए आपका गलत है। अच्छा, यहाँ पर देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पूना सदन की अगर हम बात करेंगे, पूना सेवा सदन की, तो इसका गठन कब हुआ था? अभी आपने देखा 1909 में हुआ था। और रमाबाई रनाडे जो थी, रनाडे, वो इससे रिलेटेड थी। जीके देवाधर का भी नाम आप याद रखिएगा। रमाबाई का नाम तो परीक्षा में पूछा जाता है। सेवा पूना सेवा सदन समिति जो थी, सेवा सदन था, वो किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? रमाबाई रानडे द्वारा और जीके देवाधर द्वारा 1909 में, याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम देखें 1911 की बात करेंगे तो 1911 में सोशल सर्विस लीग का फॉर्मेशन किया गया था बॉम्बे में। किसके द्वारा? मल्हार जोशी द्वारा। ठीक है, NM जोशी द्वारा दिया रहता है या मल्हार जोशी, जैसे भी आपको याद रहे, तो ये भी याद रखना है। हृदयनाथ कुंजरू की बात करेंगे तो इन्होंने सेवा समिति का गठन किया था 1914 में। कहां पर? इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो ये याद रखिएगा, क्लास परीक्षा में आपके हर तो इससे प्रश्न पूछा है। सोशल सर्विस लीग वाला तो अगर आप पास्ट ईयर्स का पेपर उठा के देखेंगे तो पूछा गया है, वहां पे NM जोशी नाम दिया रहता है। तो याद रखना है आपको, बॉम्बे में इन्होंने 1911 में इसका गठन किया था। 1914 की बात करेंगे तो सेवा समिति का गठन इलाहाबाद में प्रयागराज में किसके द्वारा किया गया था? कुंजरू द्वारा किया गया था, हृदयनाथ कुंजरू द्वारा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब निम्नलिखित को उनकी सही क्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। तो चलिए, गांधी इरविन दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद इनिशिएटिंग डायरेक्ट एक्शन बाय मुस्लिम लीग, फिर अगस्त ऑफर और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो देखो, अब यहां पर भले आपको ईयर नहीं याद है लेकिन आपको पूरी स्टोरी पता होगी। मैं फिर रिपीट करूंगी, क्या हुआ था? सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुआ था, डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं पार्टिसिपेट की। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बुलाने के लिए बोला गया, जिसके चलते गांधी इरविन पैक्ट हुआ। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट होने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। तो यहां पर आपको ये तो पता चल गया है, पहले ए है फिर डी है। ठीक है,
फिर उसके बाद देखिए अगस्त ऑफर की बात करेंगे तो ये 1940 का समय है, ठीक है, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, ठीक है, तो ये सी हो गया। और मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ करने वाली बात करें तो ये 1946, 16 अगस्त 1946 का समय है, तो आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो ए डी सी बी, सही उत्तर क्या हो गया, सी आपका सही उत्तर हो गया। यहां पर एक बार हम देख भी लेते हैं, देखिए सी सही उत्तर है। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ की गई थी 1946 में, 16 अगस्त 1946, याद रखिएगा। फिर गांधी इरविन समझौता की बात करेंगे तो 1931 में मार्च में हुआ था, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपके सितंबर से दिसंबर के बीच में 1931 में हुई थी, और अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे तो ये 1940 में हुआ था, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं, कनहर, रिहन और उत्तरी कोयल नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, बताइए। कनहर, रिहान और नॉर्थ कोयल किसकी, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदियां हैं। महानदी की, महानदी का तो मैंने आपको बताया था ना, शी हैज मैन इन आईबी, तो आपको याद होगा, श्योनाथ हसदियो सब, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था जोंग और टेल, तो इसमें से कोई नाम नहीं है तो महानदी का नहीं है, वो तो हमने याद ही करवाया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अब बच्चा सोन नदी, केन नदी और गंगटक। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे कनहर, रिहन और उत्तरी कोयल की, तो वो आपके हैं किसके ट्रिब्यूटरीज, सोन नदी की, बी आपकी सही है, ठीक है, बी सही ऑप्शन है। सोन का भी जो आपका कहां से निकलती ओरिजिन इसका होता है, तो वो जहां से नर्मदा का होता है, अमरकंटक से, याद रखिएगा। तो बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर एक बार हम देख भी लेते हैं, बी सही उत्तर है। सोन नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जहां से नर्मदा का भी उद्गम होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और यह गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। किस तट पर मिलती है, मतलब किस ओर से गंगा को मिलती है, तो ये दाहिने तट से मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसकी मुख्य सहायक नदी कनहर, रिहन, ठीक है, और उत्तरी कोयल, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगला हम देखते हैं 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो चलिए देखते हैं। शिशु वध पर रोक वॉरेन हेस्टिंग द्वारा, सती प्रथा पर रोक विलियम बेंटिक द्वारा, दास प्रथा की समाप्ति एलन ब्रो द्वारा, और नेटिव मैरिज एक्ट जो है नॉर्थ ब्रुक द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। जो नेटिव मैरिज एक्ट था वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में आया था, एकदम सही है, ठीक है। दास प्रथा की समाप्ति एलन ब्रो के समय में हुई थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। शिशु वध पर रोक जो है वो वॉरेन हेस्टिंग के समय पे हुई थी क्या, नहीं, वो वेलेस्ली के समय पे हुई थी, ये आपका गलत है। सती प्रथा पर रोक विलियम बेंटिक द्वारा, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वो शिशु वध पर रोक किसके समय पे हुआ है, वेलेस्ली के समय पे हुआ है, ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है क्लास। और आपको पता है जब हम सती प्रथा की बात करते हैं तो हम राजा राम मोहन रॉय की बात करते हैं, राजा राम मोहन रॉय की बात जब हम करते हैं तो आत्मीय सभा ब्रह्म समाज की हम बात करते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। राजा की उपाधि इनको किसने दी थी, बताइए, अकबर द्वितीय द्वारा इनको दी गई थी, ठीक है। ये सारे चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर ए है, ठीक है। अभी हमने देखा शिशु वध की हम बात करेंगे तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। सती प्रथा मैंने आपको बताया राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से विलियम बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा पर रोक लगाई गई 1829, याद रखिएगा। दास प्रथा पर रोक 1843 में एलन ब्रो के समय पे लगाई गई, ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में आया था, तो रिवाइज हो गया। अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 11वां प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत में मीठी पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कहां पर बोला गया है, देखिए, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात की गई है। तो बताइए देबर झील, उमियान झील, चिल्का झील या फिर लोकटक झील। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है लोकटक झील, डी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। अब परीक्षा में ये प्रश्न आपका किस तरीके से पूछता है ये भी मैं आपको बता दूं। पूछा जाता है कि लोकटक झील जो है वो कहां पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, ये मणिपुर में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है। और
पूछा जाएगा इस झील में कौन सा राष्ट्रीय पार्क में ये झील स्थित है, तो केबुल लामजाओ के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क में ये स्थित है। ठीक है, ये मीठे पानी की झील नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। ठीक है, कहां पर, मणिपुर में। और इस झील पर तैरता हुआ घर को क्या कहते हैं, फुंडी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। अच्छा, ये फ्लोटिंग झील है, ये भी आपको पता है ना। ठीक है, ये याद रखिएगा, तैरती हुई झील है ये। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है, मेलाटोनिन जो है वो कहां से सिक्रीट होता है, ये चीज पूछा गया है। अक्सर आप लोग सुने होंगे कि अच्छी नींद आने के लिए मेलाटोनिन प्रोड्यूस होना जरूरी है। ठीक है, तभी बोला जाता है कि लाइट बंद करके सो। लाइट जब बंद रहती है और डार्क रहता है, नाइट रहता है, अंधेरा रहता है, तो मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है। तो ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो कहां से सिक्रीट होता है, ये पूछा गया है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, थाइमस से, थायराइड से, या फिर पीनियल ग्लैंड से। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इधर मटर के दाने के बराबर एक ग्लैंड होती है जिसको कि हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है। आज से सब लोग लाइट बंद करके आराम से सोइएगा। डार्क में मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा जिससे आपको नींद अच्छी आएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। ठीक है, यहां पर आपको राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य दिए गए हैं और वहां पर पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजातियों के बारे में बात किया गया है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, थोड़ा इधर आ जाते हैं। ध्रिगंधरा अभ्यारण्य, गिर राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका अभ्यारण्य, काजीरंगा। काजीरंगा आप सभी को पता है कहां पर है, असम में है। ठीक है, किस चीज के लिए फेमस है, किस जानवर के लिए, वन हॉर्न राइनासोरस के लिए। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो डी का फर्स्ट हो जाएगा। डी का फर्स्ट कहां दिया गया है, 2 जगह दिया गया है। ठीक है, यहां पर गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, कहां पर है, गुजरात में है, एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। तो बी का 2 हो जाएगा। बी का 2 देखें तो बी का 2 इधर दिया गया है। ठीक है, तो मतलब सी हमारा सही होगा। अब हम देखें यहां पर आपका ग्रीगंधरा जो है अभ्यारण्य, ये किसके लिए फेमस है, तो ये आपका फेमस है जंगली गधे के लिए। ठीक है, और भितरकनिका की हम बात करेंगे तो ये मगरमच्छ के लिए फेमस है। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर देख लीजिएगा ये ग्रीगंधरा है। ठीक है, गंधार नहीं है, गंधरा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। देखिए यहां पर ग्रीगंधरा जो है अभ्यारण्य है वो गुजरात में है। गिर आपको मैंने बताया गुजरात में है। भितरकनिका की बात करेंगे तो उड़ीसा में है, क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। काजीरंगा असम में है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगला हम देखते हैं यहां पर 14वां प्रश्न, प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से बनी होती है किससे, ब्यूटेन से, मीथेन से, इथेन से, प्रोपेन से। तो अगर हम प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो यहां पर मेनली आपकी प्रेजेंट होती है मीथेन। ठीक है, बी। साइंस में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हम देखते हैं। देखिए परीक्षा में पूछा जाता है एलपीजी के बारे में और सीएनजी के बारे में, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस के बारे में। ठीक है, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में। तो ये दोनों गैसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब हम कॉम्प्रेस नेचुरल गैस की बात करेंगे तो यहां पर हम मीथेन की बात करेंगे। ठीक है, और जब हम एलपीजी की बात करेंगे तो हम ब्यूटेन की बात करेंगे, ये याद रखिएगा। चलिए अगला 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गलत है। यहां पर व्यक्ति दिए गए हैं और जन्म स्थल दिए गए हैं। तो देखिए निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था, एकदम सही है। ठीक है, शेख फैजी का जन्म आगरा में हुआ था, सही है, सही है हाँ।
और मदन मोहन मालवीय का जन्म जो है वो प्रयागराज में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन टोडरमल का जो जन्म है वो बुलंदशहर में नहीं हुआ था। टोडरमल का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था, वो सीतापुर में हुआ था। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, वो सीतापुर में हुआ था, लहरपुर जगह पे। ठीक है, टोडरमल का जन्म सीतापुर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। लखनऊ में एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जिसको हम पहले यूपीटीयू के नाम से जानते थे, फिर जीबीटीयू के नाम से जानते थे। ठीक है, अब अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में, 2000 में, 2004 में, 2013 में। तो यहां पर आपका सही उत्तर है 2000 में। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अड़चन मुद्रास्फीति, बॉटलनेक इन्फ्लेशन की बात की गई है। उस मुद्रास्फीति को संदर्भित करती है जो होती है, कब होती है बॉटलनेक इन्फ्लेशन? जब मांग में तेजी से गिरावट आती है तो आपूर्ति स्थिर रहती है। ठीक है, जब सप्लाई जो है वो आपकी कांस्टेंट रहती है लेकिन डिमांड जो है वो कम हो जाती है, जब सभी वस्तुओं और सेवा में मूल्य वृद्धि होती है, जब आपूर्ति तेजी से गिरती है और मांग स्थिर हो जाती है, और आखिरी दिया है जब घरेलू मुद्रा में विश्वास की हानि होती है और लोग पैसे के अन्य रूपों को चुनना शुरू करते हैं। तो आपको सही उत्तर बताना है यहाँ पर। अब देखिए क्लास, इन्फ्लेशन की बात की गई है, बॉटलनेक इन्फ्लेशन की बात की गई है। मैंने आपको बताया है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कभी अगर मार्केट में डिमांड को हम कांस्टेंट रख दें, डिमांड को हमने क्या किया, कांस्टेंट रख दिया, कि अभी भी मार्केट में 100 लोग हैं और 100 लोगों को 100 पेन चाहिए, 100 पेन चाहिए। ठीक है, 100 लोग हैं और 100 लोगों को 100 पेन चाहिए, तो आपने आराम से एक एक लोगों को एक एक पेन दे दी। लेकिन अब क्या हुआ, अभी भी जो डिमांड है वो 100 लोगों की है, लेकिन यहाँ पर जो सप्लाई है पेन की जो सप्लाई है वो अचानक से बहुत गिर गई और मार्केट में खाली 2 पेन बची। तो अब बताइए यहाँ पर जो पेन की प्राइस है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सप्लायर है, जो सप्लाई कर रहा है, उसको पता है मार्केट में खाली 2 पेन है और चाहिए 100 बच्चों को और एग्जाम भी है। तो अब हम चाहे तो 2000 में एक पेन को भेजें, ये तो हम पे डिपेंड करता है, एग्जाम में पास तो सबको होना है, तो वो प्राइस को बढ़ा देगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बॉटलनेक इन्फ्लेशन कहते हैं। व्हेन सप्लाई फॉल शार्पली व्हाइल द डिमांड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, डिमांड कांस्टेंट है लेकिन जो सप्लाई है वो अचानक से बहुत ज्यादा गिर गई है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। यहां पर आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट दिया है, नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी दिया है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट दिया है और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी दिया है। तो सबसे आसान तो क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए कब आया था, 1986 में आया था। तो जल्दी से मार्क कर लो। बी का फोर्थ आपका एक ही जगह दिया है, सीधे उत्तर पे आप आ सकते हो। देखो मैं कौन से ऑप्शंस को सबसे इजी कहती हूँ, कभी ये सोचो कि मैम जब सुमेलित करवाती हैं तो कभी कभी कहती हैं अरे ये तो सबसे आसान ऑप्शन है। मैं उस ऑप्शन को सबसे आसान कहती हूँ जो कि आपकी परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। तो अगर आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो मैं मान के चल रही हूँ आपने वो सब चीजें पढ़ी है। तो ईपीए के बारे में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो ये 1986 में आया था। और देखो अगर यहाँ पर हमें यही पता होता तो हम तुरंत आंसर निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन बहुत आसान दिया गया है, वो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये कब आया है, ये आपका 1980 में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये कब आई है, 1988 में आई है। ठीक है, और नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006 में। तो सही उत्तर ए हो गया आपका। अब यहीं पर जितने भी एक्ट्स हैं सब आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला एक्ट हम बात कर लेते हैं, वन जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की हम बात करते हैं 1972। प्रोजेक्ट टाइगर
प्रोजेक्ट टाइगर की बात करूंगी, आपके परीक्षा में कई बार पूछा है, 1973 याद रहेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करेंगे, 1992, ठीक है। ईपीए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोडाइवर्सिटी एक्ट जैव विविधता अधिनियम, ये कब आया है, ये आपका 2002 में आया है, ठीक है। तो सारे आपको यहां पर भी मेंशन है, तो आप याद कर सकते हैं। तो ए आपका सही उत्तर है यहां पर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस राज्य का राज्य चिन्ह जो है वो धनुष है? तो बताइए, चोला का था, चेर का था, पांड्या का था या फिर पाल का था? तो धनुष किसका था? तो धनुष जो था वो चेर का था, ठीक है, सिंबल। तो बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन गलत है? आपको बताना है कौन सा आपका गलत है। तो यहाँ पे शाखा दी गई है और संस्थापक दिए गए हैं। तो चलिए देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले मखदूनी शाखा दी गई है मीर मोहम्मद शाह, फिर रजकिया संप्रदाय दिया गया है अब्दुल रजाक, फिर बहाबिया संप्रदाय दिया गया है अब्दुल बहाब, और सुहरावर्दिया संप्रदाय दिया गया है शेख जियाउद्दीन। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या है बताइए। तो यहां पर सही उत्तर आपका है मखदूनी शाखा, ठीक है, क्योंकि यहां पर मीर मोहम्मद शाह का नाम दिया गया है। मखदूनी शाखा जो है वो मखदून द्वारा बनाई गई है, ये याद रखिएगा। तो यहां पर हम एक बार देख भी लेते हैं, ए आपका सही उत्तर है। क्लास देखिए, मखदूनी शाखा की बात करेंगे तो मीर सैयद जलालुद्दीन मखदून जो थे वो उसके संस्थापक थे। तो नाम से भी क्लियर है, जलालुद्दीन मखदून अगर आपको याद रहेगा तो आप मखदूनी शाखा बता सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 21वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर दी गई है, फिर उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो चलिए मैच करते हैं इसको। तो देखिए क्लास, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की, ठीक है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की, तो वो कब हुआ है? वो आपका हुआ है 1779 के समय में। तो ए का आपका सेकेंड हो जाएगा, ए का सेकेंड एक ही जगह दिया गया। और देखते हैं हम बी, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की जब हम बात करेंगे तो 1775 के समय का है, ठीक है, और फिर रेगुलेटिंग एक्ट के समय का है मराठा वॉर, ये याद रखिएगा। और फिर सी वाले की अगर हम बात करेंगे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की, तो वो 1848 के समय पे हुआ है। और लास्ट में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की बात करेंगे तो वो 1803 के समय में हुआ है। तो सी ही आपका सही उत्तर है, ठीक है। एंग्लो मैसूर वॉर में आपको पता है कि सबसे पहले हैदर अली थे, उसके बाद टीपू खान आते हैं, ठीक है। हैदर अली जो थे वो आपके पहले मैसूर वॉर में ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो यहां पर हम देख लेते हैं, सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बान दिया है, देश दिया है, न्यूक्रिक घाना, आसवान मिस्र, हुबर यूएसए, काहोरा बासा जो है वो मोजाम्बिक। तो देखिए, काहोरा बासा जो है वो मोजाम्बिक में है, एकदम सही है। हुबर जो है वो यूएसए में है, एकदम सही है। आसवान जो है वो मिस्र में है, बिल्कुल सही है। न्यूक्रेक जो है वो घाना में नहीं है, ये कहां पर है? तजाकिस्तान में, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कौन सा गलत है? ए आपका गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन नहीं पाए जाते हैं? यहां पर आपसे बोला गया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपको ऐसे भी सोचना है कि अगर हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो ये इक्वेटर है, ठीक है, और इधर 23.5 डिग्री आपका जो ये है, यहीं पर तो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है। तो वहां पर इन सब में से आपको कौन सा
जगह नहीं दिखेगी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ब्राजील जो है वो इस रेंज में नहीं आएगी। तो साउथ ब्राजील में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिलते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो मैं आपको हिंट दूं, ये जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो बताइए, बनिहाल, जोजिला, पीर पंजाल या फिर काराकोरम? तो ए बी सी डी में से आप तो कहेंगे मैम हिंट का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। तो बी आपका सही उत्तर है, बी जो है वो सही उत्तर है। एक बार हम देख भी लेते हैं। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है और इसे श्रीनगर से लेह का मार्ग गुजरता है, ये याद रखेंगे। चलिए 25वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। साइंस का क्वेश्चन है। केवलर, नियोप्रीन, थियोपोल, लेक्सान, ठीक है। तो यहां पर हमें मैच करना है। देखिए नियोप्रीन जो है वो एक सिंथेटिक रबड़ है, आपके परीक्षा में पहले पूछा गया है। बी का थर्ड 2 जगह दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखें, यहां पर थियोपोल है, लेक्सान है, केवलर है, ठीक है। तो जो केवलर है वो क्या है आपका, वो है टेरिपेथेलिक एसिड, ठीक है। ए का सेकंड यहां है। फिर उसके बाद बी का थर्ड हमने लगा दिया। थियोपोल की हम बात करेंगे तो ये आपका सोडियम पॉलीसल्फाइड है, ठीक है, सी का फर्स्ट। और लेक्सॉन की जब हम बात करेंगे तो ये क्या है, पॉलीकार्बोनेट है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लास देखिए, साइंस में ऐसे प्रश्न पूछते हैं आपसे, पीवीसी के बारे में पूछता है, सिंथेटिक रबर के बारे में पूछता है, फाइबर के बारे में पूछता है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ के इसको जरूर जाइएगा। यहां पर आपका सी सही उत्तर है। हम और भी प्रश्न ऐसे डिस्कस कर लेंगे, चिंता मत करिएगा। 26वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑटोमोबाइल रेडिएटर के लिए एंटी फ्रीज के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपका एंटी फ्रीज के लिए के पर्पस के लिए यूज होता है ऑटोमोबाइल्स रेडिएटर में। ये भी आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल दिया है, इथाइल अल्कोहल दिया है, इथाइलिन ग्लाइकॉल दिया है, मिथाइल अल्कोहल दिया है। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 27वां, पानी में हवा के बुलबुले के चमकने का कारण है, क्या कारण है बताइए। पानी में हवा के बुलबुलों के चमकने का क्या कारण है। यहां पर रिफ्लेक्शन की बात की गई है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात की गई है, रिफ्रैक्शन की बात की गई है, डिस्पर्जन की बात की गई है। अब यहाँ पर पानी में बुलबुले का चमकने की बात करें या फिर हम कहें कि जो डायमंड है वो आपका चमकता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा फिनोमिना का यूज होता है, तो इन सब में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, बी, ठीक है। आप रेगिस्तान में चल रहे हो, रेगिस्तान में आपको दिखेगा कि पानी है, ठीक है, आप पास में जाओगे वहां पर पानी नहीं है, तो इसको मिराज कहते हैं। ये किसके वजह से होता है, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, याद रखिएगा। तो बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, ग्लाइकोसोरिया, बुलिमिया, ठीक है, एम्फाइसीमा और एपिलेप्सी। तो आपको इसको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो बुलिमिया जो है उसमें इंसान को पता ही नहीं रहता है कि उसको कब खाना बंद करना है, वो खाता रहता है, कितनी भूख लगी है उसको समझ ही में नहीं आता है। तो बी का फोर्थ एक ही जगह दिया गया है। हाँ, फिर उसके बाद ग्लाइकोसूरिया की हम बात करेंगे तो ये किस चीज से रिलेटेड होगा, ये ग्लूकोज से रिलेटेड है। आपको दिख रहा है ग्लाइको तो ग्लूकोज, तो ए का फर्स्ट। बुलिमिया मैंने आपको बता दिया, मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग, ठीक है। फिर एम्फाइसीमा की हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है, ये देखिए क्लास, यहां पर 2 जगह ना,
तो ये आपका क्रोनिक डिजीज होती है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है। एपिलेप्सी की बात करेंगे, एपिलेप्सी में जो सेंट्रल नर्व होती है आपकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होती है उसमें विकार होता है, उसमें डिफेक्ट हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। तो आपका सही उत्तर बी है। ठीक है, बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न 29 प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये मैंने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था आपसे और मैंने आपको बताया था इसमें कानपुर देहात नहीं सम्मिलित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। ये हमने अभी रिसेंट में डिस्कस किया था। कौन कौन से आपके 10 लाख से अधिक आबादी वाले में है? लखनऊ है, कानपुर शहर है, कानपुर देहात नहीं है, गाजियाबाद है, आगरा है, मेरठ है, वाराणसी है और प्रयागराज है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है ये। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है बोला गया है? तो यहाँ पर सल्फर हेक्साफ्लोराइड दिया है, फिर आपको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दिया है, परफ्लोरोकार्बन दिया है और कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है। मैंने आपको बताया है ग्रीन हाउस गैस की जब हम बात करते हैं तो मेन जो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर हम बोले तो वाटर वेपर रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, मीथेन रिस्पॉन्सिबल है और यहाँ पर जो आपको नाम दिए गए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए क्लास अब आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे और प्रश्नों के साथ। ठीक है, आज की क्लास में हमने ज्यादातर साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया तो इतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं थी, तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन कम रखा गया है। लेकिन आशा करती हूँ आज की क्लास भी आपके लिए यूजफुल रही होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आने वाले क्लास में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करें तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आशा करती हूँ आप लोग खूब पढ़ रहे होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सब अच्छा होगा। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा परेशानी बढ़ेगी लेकिन घबराना नहीं है आपको। ठीक है, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। तो आज यहीं पे एंड करती हूँ। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन खूब अच्छा जाए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए क्लास। धन्यवाद।